ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा अमर शहीद भगत सिंह की। 1907 में इनका जन्म हुआ। लयालपुर नाम का गांव लाहौर में पड़ता था, आज जो कि पाकिस्तान में है। मां विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह। बचपन से ही जो लाहौर में एक स्कूल था जो कि ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश हुकूमत से इन्फ्लुएंस स्कूल था, उसको ज्वाइन नहीं किया। दयानंद एंग्लो वैदिक पद्धति के द्वारा जो स्कूल, जिसको आजकल डीएवी बोलते हैं ना, दयानंद एंग्लो, आर्य समाजी माहौल में पढ़ना इन्होंने चुना। शुरू से ही इतना पढ़ाई में तेज, इतना तेज कि बचपन भर में इन्होंने लगभग 50 किताबें स्कूल टाइम में ही पढ़ डाली, जो कि अपने स्कूल से अलग किताबें थी। पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक रेजिम पे जो किताबें, इनका बड़ा इंटरेस्ट था। जो एकाकी की भावना थी ना भगत सिंह में, वो सीखना चाहिए। एकाकी की भावना, सिलेक्टिव लिसनर थे, हर जगह खड़े नहीं होते थे, उठते बैठ, जिधर आजादी 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 आजादी, ये भावनाएं दिमाग में बचपन से घुस गई। छोटे थे, 1919 में अप्रैल 13 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। बस इतने छोटे से में 11-12 साल के 40 किलोमीटर दूर पैदल चले गए। उसी जलियांवाला बाग में पहुंच गए। वो आवाजें कौन रही थी इनके दिमाग में, जो वो लाशें थी वहां पे, कितने लोग चले गए। काफी लोग तो वहां पास में पड़ा कुआं था, उसी में डूब गए, उसी में कूद के छलांग मार के, क्योंकि जनरल डायर ने जो गोलियां मारने का सबको आदेश दे दिया। कहते हैं कि आज भी उस कुएं से पानी निकालो तो उसमें रक्त की बूंदें मिलती हैं आज भी। ये वहां से खून से भरी मिट्टी को बर्तन में डाल के ले आए एक बोतल में, और घर में लाके इतने सुन्न हो गए। सोचो छोटा सा बच्चा है, क्योंकि इसके दिमाग में ना वो घुस चुका था। इसकी बहन ने पूछा क्या हुआ, बता दे क्या हुआ, इतनी देर से क्यों आया। ये बोला ये खून मेरे उन शहीदों का है, देशवासियों का, जिसका मैं बदला लूंगा, अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। जब इनके पिता खेती किया करते थे ना, बोले आम की गुठली क्यों बोई, पिता से पूछते थे। पिता कहते थे बेटा आम लगेंगे, पेड़ लगेगा। ये कहते थे ठीक है जी, मैं बंदूक बो दूंगा ताकि बंदूकों का पेड़ लग जाए। इतने छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है, कहता है कि मुझे बंदूक इसलिए चाहिए ताकि अंग्रेजों को भगा दूं। 1920 के आसपास गांधी को देश से बहुत ताकत, बड़ा सहयोग मिल रहा था। गांधी उस समय पावरफुल आवाज बन चुके थे देश की, जिन्होंने आम जनता की आवाज को उठाया। अहिंसावाद, वो क्या कहते हैं, मुझे लड़ना नहीं है, लड़े बिना अंग्रेजों को, गोरों को भगा दूंगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने इतिहास, हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन। गोरों का लाया, गोरों का बनाया, जो कुछ रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, पागल लोग चले जाएंगे देश से। गांधी बोले शांति से करा दूंगा इस काम को, और पूरा देश मान गया। उस समय बड़े प्रभावित थे शहीद आजम भगत सिंह उनके विचार से, वो भी ज्वाइन कर गए। उन्हीं दिनों चौरी चौरा नाम का एक स्थान, जो कि गोरखपुर में बिहार के नजदीक आज भी पड़ता है, वहां पे 1922 में, उस समय 14 साल के रहे होंगे भगत सिंह, 1922 में इन्होंने एक पुलिस थाने के सामने जोरदार प्रदर्शनकारियों ने शोर मचाया। वहां एक बाजार में अंग्रेजी शराब बिक रही थी, अंग्रेजी कपड़े बिक रहे थे। वहां इन्होंने शोर मचाया कि गोरे वापस जाओ और ये कपड़े और शराब की बिक्री बंद करा दो। और जो वहां का जमींदार था, अंग्रेजों से इन्फ्लुएंस था गोरों से उस समय, उस जमींदार ने गुप्तेश्वर सिंह नाम के थानेदार को रिक्वेस्ट किया, भाई ये बंद करा दो, मेरा धंधा खत्म हो जाएगा, इसको बंद कराओ। और चौरी चौरा में तभी पुलिस वाले बाहर आ गए। उन्होंने हवाई फायरिंग करी, बोला बंद करो इस आंदोलन को। ये बोले हम क्या कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं हम केवल अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, शराब नहीं खरीदेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे। लेकिन गुप्तेश्वर सिंह माना नहीं। अच्छा, भीड़ 4000 लोगों की थी। वहीं गुप्तेश्वर सिंह ने कई गोलियां हवा में चलाई, ये नहीं माने, उन्होंने 2-4 को गोली मार दी। वहीं 2 प्रदर्शनकारियों की वहीं मृत्यु हो गई। भीड़ और आग बबूला हो गई। गुप्तेश्वर सिंह ने हवा में और कई गोलियां चलाई, बोला मार दूंगा। फिर सामने गोलियां चलाई, वहां के दरोगा थे ना, वो उनको तो करना था। और जब गोलियां चलाई उन्होंने, 3-4 लोग जैसे ही और मरे। इतने में ये तैयार नहीं थे दरोगा, इनकी गोलियां खत्म हो गई, भीड़ आ गई। और भीड़ ने, जब इनकी गोलियां खत्म हुई तो उनको मारना शुरू किया पुलिस वालों को, और मारते मारते ये भगा के उनको थाने में ले गए, थाने को आग लगा दी। कई 17 पुलिस कर्मियों की उसी थाने के अंदर मौत हो गई, आग के नीचे जल गया। और वहां पे गांधी को बहुत आहत हुई। बोला मैं कह रहा हूं असहयोग, अहिंसा, और तुमने इतनों को मार दिया। वो दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने वापस लिया, और जैसे ही मूवमेंट वापस लिया, ये लोग परेशान हो गए। भगत सिंह और उनके जितने प्रकार के उसी विचारधारा के लोग, वो बोले 2 दल बन गए।
गरम दल, नरम दल। नरम दल गांधी का था और गरम दल भगत सिंह जैसे लोगों का था। उन दिनों बोल्शेविक मूवमेंट रशिया का था, उससे ये बड़े प्रभावित थे। मैंने बताया ना, विदेशी किताबें भी बहुत पढ़ते थे। बोल्शेविक मूवमेंट, ये बोले कि लड़ना पड़ेगा। अब तो बात ये थी कि हो सकता है अगर गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ना लेते, आजादी जल्दी मिल गई होती। एक्चुअली उन दिनों ना भगत सिंह तो नाचा करते थे, आजादी मिलने वाली है, आजादी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल था, पूरा देश को सहयोग मिल रहा। गांधी ने वापस ले लिया, बोला अभी आप तैयार नहीं हो, आपने गुप्तेश्वर सिंह पुलिस वाले को और पूरे थाने को क्यों मार के खत्म कर दिया। गांधी ने रोक दिया पूरा आंदोलन। ये लोग उस समय आग बबूल बोले अब लड़ना पड़ेगा। ये जो एक्चुअली ये ना हथियारों की क्रांति बाद में आई, भगत सिंह की पहले विचारों की क्रांति थी। उन दिनों कॉलेज ज्वाइन किया इन्होंने, लाला लाजपत राय का पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान में पढ़ता है वो कॉलेज ज्वाइन किया और वहां पे ये गतिविधियां स्ट्रॉन्गर थी। उन दिनों ये लगभग 300 किताबें अपने कॉलेज में एक्स्ट्रा पढ़ बैठे हैं, क्योंकि जब खाली होते थे किताब पढ़ते थे और उसके बाद अपने एकाकी की भावना से स्पीड आती है। ध्यान दीजिए, कम ऑन, लर्निंग क्या है, एकाकी की भावना से। इसीलिए तो शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र तक वो सब कर दिया जो आज लगभग 90 साल के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। 1924 में ये लगभग 17 साल के थे, मां ने शादी की तैयारी कर दी। ओए बेटा शादी कर लो, कुड़ी बड़ी सोनी है, ओ बेटा शादी कर ले, तेनू रोटी खवाएगी, ओ शादी कर ले, तेरा ध्यान रखेगी। मां बोलती रह गई और ये क्या बोली, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। रातों रात चिट्ठी लिख के भाग गए, मां रोती थी, अकेली पड़ गई। क्यों ऐसा होता है कि भगत सिंह की जब बात हो तो हम चाहते हैं पड़ोसी के बच्चे के घर पैदा हो, अपने घर पे सब कुछ छोड़ के। ये वहां पंडित आजाद की टीम को ज्वाइन कर लिया और जाके क्या बोले, अब एकाकी की भावना। जानते हैं शुरू में तो बचपन में बड़े एक्साइटमेंट में रहा करते थे, कुश्ती लड़ते थे, अभिनय का शौक रखते थे, लेकिन एकाकी की भावना के चलते 1925 में इन्होंने, अभी 18 साल के हुए थे, काकोरी कांड की तैयारी कर ली। काकोरी कांड को उन्होंने सफल बनाया, पैसे की जरूरत थी, अंग्रेजी खजाने को लूट लिया और लूटने के बाद अच्छा पकड़े गए, उसे पकड़े गए अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों को फांसी हुई। 2 शह सवारों को जब फांसी की सजा सुनाई, ये लोग टूटने के लिए नहीं बने थे, ये तोड़ने के लिए बने थे। राम प्रसाद बिस्मिल की वो याद आ गई इनको बात, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या मतलब, सरफरोशी, कटा लूंगा अपना सर, ये मेरी तमन्ना है, और तेरी बाजू में कातिल दम कितना है, मेरी तमन्ना ज्यादा बड़ी है गला कटाने की कि तेरी बाजू में ताकत कितनी है, वो आके देखते हैं। ये आपने सुना तो होगा, मतलब पहचानिए, ये इसको बोलते हैं विचारधारा। सरफरोशी की तमन्ना, अपना गला कटा लेने की तमन्ना, वो ज्यादा बड़ी है कि तेरे बाजू में जोर मेरी कत्ल करने का बाजुए कातिल में है। दशहरा ग्राउंड में चले गए, लिखने में बहुत तेज हुआ करते थे उन दिनों, पत्रिकाओं में, अखबारों में ये लेख लिखा करते थे सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, कभी अपने नाम से कभी बेनामी लेख लिखा करते थे। और ये वहां जाके पर्चे बांटने लगे। दशहरा ग्राउंड में हजारों की भीड़ होती है, अपनी टीम तैयार करनी है, इनको लोग जोड़ने हैं, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे बांटते पकड़े गए, वहां बम फोड़ के भागने लगे, फिर पकड़े गए। और इस बार इनसे, अच्छा कोर्ट जानती थी कि इसको छोड़ना नहीं है, पुलिस जानती थी अंग्रेजी हुकूमत छोड़ना नहीं है। जब बेल की बात करी, 60,000 रुपए मांग लिए। ये 60,000 रुपए, थोड़ा सा मैं चाहता हूं आज व्यूअर्स को कि विजुअलाइज करो, आज के 60,000 रुपए नहीं, 90 साल पहले के 60,000 रुपए। कितने ही कितने खेत बेच के वो जमानत दे के इनको बाहर निकाला, ये अगली तैयारी में लग गए। 1928 में जब लगभग 20 साल के थे, लाला लाजपत राय, जो कि थे तो उनके गुरु के समान, लेकिन विचारधारा में फर्क था। लाला लाजपत राय नरम दल के थे, ये गरम दल के थे। उन्होंने कन्विंस कर लिया कि साइमन कमीशन के खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे, लाहौर में ऐसी नारेबाजी करेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बिना हथियार के करेंगे। ये लाला लाजपत राय के कहने पे आ तो गए, लेकिन वहां पुलिस वालों ने इन पे इतना लाठीचार्ज किया, इतना लाठीचार्ज किया, लाला लाजपत राय को कहीं चोटें आई और उसके बाद अस्पताल में उनका इलाज के दौरान देहांत हो गया। वो बोले थे कि मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पे आखिरी कील साबित होगी। भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर, हालांकि ये लाला लाजपत राय को पसंद नहीं करते थे विचारधारा में, लेकिन उनकी मौत से आहत बहुत हो चुके थे। बोले पिता समान है हमारे, इनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। जेम्स स्कॉट, जिसने ये मारने का आदेश दिया था, उसको गोली मारेंगे अब हम। चारों ने तैयारी कर ली, वहां कोतवाली के सामने लाहौर में चारों ने अपनी अपनी जगह बना ली और स्कॉट के बाहर निकलने का थाने से इंतजार कर रहे थे कि गोली मार के भागेंगे उसको। गलती हो गई, स्कॉट की जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस समय सॉन्डर्स, वो बाइक से निकला और राजगुरु ने उस पे
गोली चला दी, एक गोली मारी उसको, यहां भगत सिंह भाग के आए, 3 गोली सर में और मार दी, इंश्योर कर दिया खत्म कर दे। पीछे से एक वही थानेदार हिंदुस्तानी था, वो भागते हुए आया था उस समय, बोला चंद्रशेखर आजाद ने तुझको नहीं मारना चाहते, तू इंडियन है, वापस चला जावा, लेकिन क्योंकि वो पुलिस के इन्फ्लुएंस में ब्रिटिश सरकार के था, उसको भी गोली मार के ये भाग गए। डीएवी कॉलेज था वहां पे, उसकी बिल्डिंग के पीछे से, क्योंकि वहां इनकी चलती थी, छुपते छुपाते भाग के निकल गए। अब धरपकड़ चालू हो गई। इन्होंने क्या किया, अगले दिन, अभी यहां रुके नहीं, अगले दिन पर्चे लेके लाल स्याही से लिख डाला, पूरे लाहौर पे चिपका डाला दीवारों पे कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स को मार के उसकी हत्या करके ले लिया है। ये तो ब्रिटिश सरकार की बड़ी हार थी, उनका दिमाग अब हिल गया, अब उनकी बुद्धि चकरा गई कि भाई इनको पकड़ना है। ये लाहौर से निकलने वाले हर नौजवान पे नजर रखे हुए थे, ये किधर है, ये किधर है, इसको पकड़ना है। इन्होंने लाहौर से भागने की योजना बनाई। उस समय भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा भाभी, ये उनके पास गए राजगुरु और भगत सिंह, और उनको मना लिया कि वो इनकी पत्नी का रोल निभाए थोड़ी देर के लिए। और हालांकि सरदार थे, ये सिख थे, इन्होंने अपनी दाढ़ी मूछें काटी और पगड़ी हटाई, बाल काट लिए और बढ़िया सी हैट, अंग्रेजी पोशाक पहनी, ओवर पूरा फुल लेंथ सूट पहना, टाई लगा के अंग्रेजों की तरह, और दुर्गा भाभी को साथ में अपनी पत्नी, और वहां पे जाकर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। अच्छा, राजगुरु को उन्होंने नौकर बनाया, उसको 2nd क्लास की स्लीपर टिकट दिलाई और खुद 1st क्लास एसी की टिकट ली, और वहां जाकर के लगे रहे अंग्रेज ढूंढने में, लगे रहे। उस समय इनको पहचान ही नहीं पाया, इन्होंने पूरा चेहरा मोहरा सब बदल लिया, निकल के भटिंडा के रास्ते कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली और निकल गए। ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से ये बहुत दुखी थे, परेशान थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, ब्रिटिशर्स सुन नहीं रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1893 में फ्रेंच असेंबली के अंदर भी लो इंटेंसिटी का बॉम्ब फेंका गया। उन दिनों ये किताबें पढ़ते ही थे, दुनिया भर में देख रहे थे कि आजादी के लिए क्या क्या चल रहा है, इन्होंने भी तैयारी करी। बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया, एक लो इंटेंसिटी का बॉम्ब तैयार किया और कुछ पर्चे लिखे वहां पे, और अचानक वहां पे जाके असेंबली, सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए, खाली जगह ढूंढी और वहीं बॉम्ब फेंक दिया। लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था, किसी को नुकसान ना पहुंचे, धुएं का गुबार हो गया। पर्चे उठा के हवा में फेंके और हर पर्चे पे लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। क्या बोले? बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और ऐसा धमाका, धुएं के गुबार में भाग के निकल सकते थे, चाहते तो चुपचाप वहां से चले जाते, लेकिन वहां गायब हो जाते, कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन जानबूझ के वहीं चिल्लाना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और जाकर अपने आप को पकड़वा दिया कि ले लो मुझको। ये एक ऐसा लड़का था, सबको जीना पसंद है और मौत भी सबकी आनी है। ये वो लड़का था जो अपनी डेथ को डिजाइन कर रहा था। ये चाहता था कि अब मुझे अंग्रेजी हुकूमत पकड़ ले, क्योंकि हो सकता है माहौल ठंडा होने वाला है। सोचिए, एक 21 साल का लड़का अपनी कुर्बानी की, अपनी डेथ को डिजाइन करने जा रहा है, शहीद होने जा रहा है। कहता है मुझको पकड़ो, और मैं तो वैसे ही एनार्किस्ट हूं, मैं तो वैसे ही आपकी हुकूमत की, मुझको गोली मार दो, मुझको गोली मार दो। एनीवेज, उसको फांसी की सजा सुनाई गई इन दोनों को। अब इनका लगभग 2 साल का कारावास था। पर यह एक ऐसे क्रांतिकारी जो जेल में भी आजाद थे, वहां पे भी अपनी क्रांति, नाक को चने चबवा दी अंग्रेजों को, उनके नाक में दम कर दिया। क्योंकि वहां पे फूड और फैसिलिटी ठीक थी नहीं, वहां पे जेल में 10 बाय 10 के कमरे में 10-10 कैदियों को रखते थे, बर्तन ठीक नहीं थे, खाना ठीक नहीं था, रोशनी की सुविधा नहीं, बिजली कोई था नहीं, खिड़की हुआ नहीं करती थी, इतना बुरा हाल। इन्होंने उसके खिलाफ अंदर आंदोलन चालू कर दिया। अच्छा, अंग्रेज इनसे अब घबरा गए थे, बोले यार इसको ना अलग कर दो, सारे इंडियन इससे इंफ्लुएंस हो जाते हैं। एक नया आंदोलन कर दिया इस आदमी ने। ये 64 दिन के अन्न जल त्याग पे चले गए, कहते आम मरण अनशन, अब कुछ नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा, अंग्रेज शुरू में इनको इग्नोर करते थे, अब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 64 दिन तक नहीं खाए। क्रांतिकारी यतीन्द्र दास उस समय शहीद हो गए, क्योंकि इतना कमजोर भगत सिंह का वजन रोज कम होता जा रहा था। अंग्रेज घबरा रहे थे, लेकिन ये असल में क्या है ना, इनको, अच्छा उसके बाद भी हंसते थे, डर लगता नहीं इनको, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। घबरा गए, ये क्या बोले? कहते मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, हार मान गई इनकी। उन दिनों ये कई लेख भी लिखते थे, ये क्या कहते थे? अंदर भी आंदोलन चलाऊंगा और लिख लिख के बाहर भी आंदोलन चलाऊंगा। इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी, जेल में मुझसे कोई मिलने आएगा तो नई किताब लेके आएगा, कभी बॉल्शेविक रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन
रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, लेनिन की लाएगा या मार्क्स की किताब लाएगा। उन दिनों ये बिल्कुल सोशलिस्ट रिफॉर्मर हो गए थे, ये पहले सोशलिस्ट लीडर थे हमारे कंट्री के। उस समय एचआरए को एचएसआरए इन्होंने कर दिया, सोशलिस्ट रिफॉर्म अपने मूवमेंट को बना दिया। देखते ही देखते 300 किताबें और पढ़ डाली और 3000 पन्ने लिख भी डाले। आज उसको बाद बाहर भेजते थे उसको, आज उनमें से कुछ है और कुछ नहीं है। कहते तो थे कि ये एक नास्तिक है, लेकिन भगवत गीता की छोटी किताब और स्वामी विवेकानंद का चित्र जेब में जरूर रखते थे। जेल में भी किताबें पढ़ने की दीवानगी को लेकर अंग्रेज भी बड़े परेशान हो चुके थे। कार्ल मार्क्स और लेनिन से ये विशेष प्रभावित थे। अब इनको फांसी की सजा दे दी गई। ये क्या कहते थे, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद हूं। जब इनसे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, कहते हैं मैं लेनिन की बायोग्राफी पूरी पढ़ना चाहता हूं, लेनिन की बायोग्राफी पढ़ के ही मरूंगा। जब इनको बुलाया जाने वाला था ना, उस दिन जिस दिन इनको फांसी देनी थी, तो ये क्या बोले, ठहरो अभी, देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और लेनिन की किताब के आखिरी पन्ने पढ़ के ही उठे। 24 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई इनकी फांसी के लिए। और जैसे जैसे फांसी के दिन नजदीक आने लगे, किसी को पता लगे ना कि उसकी मौत का समय आने वाला है, उसकी घबराहट बढ़ जाती है, उसकी और टेंशन, उसका आधा वजन वैसे ही खत्म हो जाता। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत परेशान थी कि ये और खुश कैसे हो रहे हैं। अरे ये इतने निडर, ये एक्साइटेड है। देश भर में इस तारीख की खबर फैलने से ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर बन रहा था कि भाई ऐसा ना हो इनकी फांसी के दिन 24 मार्च यहां बड़ा दंगा हो जाए, ऐसा ना हो कि यहां आग ही लगा दी जाए। बहुत भीड़ आने वाली थी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि फांसी का समय जो सुबह का होता है, केवल इन तीनों के चक्कर में 23 मार्च को अचानक आनंद फानन में इनको रात को बुला लिया गया कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। इन्होंने प्रेम से मुस्कुराते हुए बोला, पे सर पे कपड़ा मत बांधना और हमारे हाथ मत बांधना। कुछ ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने बोला ठीक है हाथ नहीं बांधते, लेकिन सर पे कपड़ा तो बांधना पड़ेगा। ये मुस्कुराते हुए इनकलाब जिंदाबाद दोनों फांसी पे चूम के फंदे को गले पे झूल गए। गर्व है मुझे कि मैं ऐसे देश में जन्म लिया जहां अमर शहीद भगत सिंह आए थे। लेकिन मुझे दुख है कि आज भी कई मूर्ख बेवकूफ इतिहासकार अपनी हिस्ट्री की किताब उठा के देख लेना, इनको शहीद का दर्जा नहीं देते, इनको आतंकवादी उन्होंने लिखा हुआ है किताबों के अंदर। दुख होता है मुझे। हमारे गांधी को राष्ट्रपिता माना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन सब बोलते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर क्या भगत सिंह को हम राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिला सकते हैं? 550 सांसद, 545, मैं चाहता हूं उन तक ये वीडियो पहुंचे, संसद में आवाज उठे कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि घोषित की जानी चाहिए, भगत सिंह को ऑफिशियली शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज भी अंग्रेजों की किताबों में इनको शहीद नहीं माना जाता, आतंकवादी माना जाता है। आप मेरा साथ दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को शेयर करिए, सही लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस आवाज को उठाएं और क्यों ना हम इनको राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिलाएं। मैं खुद अपने सारे ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पे इस वीडियो को शेयर करने वाला हूं। आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, भगत सिंह की मौत को, उनकी शहादत को बेकार मत जाने दीजिए। इस आवाज को मेरे साथ उठाइए। अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस, लाइक करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन नहीं दबाया, आपसे अगला वीडियो मिस हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार